Hello and welcome to Co-Learner. We are dedicated to redefine your learning experience. पिछले वीडियोस में मैंने आपसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस किया। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इन्हीं सारे कंसेप्ट्स को खत्म करेंगे। हम लोगों ने पूरी बात कर ली है कि कैसे इन्फ्लेशन आता है, कैसे डिफ्लेशन आता है। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड के कॉन्सिक्वेंसेस को भी हमने समझा और उनके होने वाले रीजंस को भी हमने समझा। आज बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करती है। बिना टाइम खराब किए चलो शुरू करते हैं बात आज की। तो क्या बोला गया है? मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही इकोनॉमी की स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों को ही खराब करते हैं। हमारी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी हिलती है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रुकती है। देयरफॉर दोनों को ही हम लोगों को कहीं ना कहीं रोकना होता है। सरकार का टेंशन इनकी तरफ पहुंच जाता है। तो हमारे पास कितने मेजर्स हो गए? दो। पहला मेजर क्या है? फिस्कल पॉलिसी। दूसरा क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। क्या होता है फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी का मतलब है जब गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी को अपना फ्रेम करती है। इसको हम लोग गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी बोलते हैं। पूरा एक चैप्टर भी है आपके कोर्स में इसके ऊपर, गवर्नमेंट बजट नाम से। ये फोकस करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने में। एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट होगा बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करेगी पब्लिक सेक्टर में टू पेस अप इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकरेज करती है प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों ही इकोनॉमी के अंदर। तो क्या क्या बातें इसके अंदर आ गई? सबसे पहले सरकार का काम क्या है? गवर्नमेंट इसमें अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों को ही कंट्रोल करती है। फोकस क्या है? स्टेबिलिटी मेंटेन करना, ग्रोथ अचीव करना, एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल इकोनॉमी के अंदर क्रिएट करना। सरकार पब्लिक सेक्टर में जितना भी इन्वेस्टमेंट करती है सिर्फ इसलिए करती है ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ बनी रहे और देश में बाहर का इन्वेस्टमेंट भी अच्छे से है। क्या क्या कंपोनेंट है? पहला है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इंकर्स वेरियस एक्सपेंडिचर, नेमली एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, डैम, ब्रिजेस, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड वेलफेयर, एक्सपेंडिचर डिफेंस पे, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर पे, एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग वेरियस सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इन्फ्लेशन के समय पर क्या होगा? गवर्नमेंट को जब एक्सेस डिमांड को कम करना होगा तो गवर्नमेंट कट डाउन कर देगी इस एक्सपेंडिचर को। लोअरिंग एक्सपेंडिचर से क्या होगा? विड्रॉल। इससे रिड्यूस होगा परचेजिंग पावर ऑफ द जनरल पब्लिक, जो रिजल्ट करेगा फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, हेंस इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। वही जब हम बात करते हैं डिफ्लेशन में, तो डेफिशिएंट डिमांड नीड्स टू बी करेक्टेड, देयरफॉर गवर्नमेंट अपने खर्चों को बढ़ाएगी और इससे एक इंजेक्शन होगा, मतलब इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटीज भी बढ़ रही है, लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन में हम लोग को एडी को कम करना है, सरकार ने अपने खर्चे करने कम कर दिए। डिफ्लेशन में हम लोग को अपने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है, सरकार ने अपने खर्चे बढ़ा दिए। तो इन्फ्लेशन में विड्रॉल, डिफ्लेशन में इंजेक्शन। परचेजिंग पावर को कम करना है, बढ़ाना है, एडी कम होगा, एडी बढ़ेगा। फिर बात करते हैं टैक्सेस के बारे में। टैक्स क्या है? कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी है जो कि हाउस होल्ड्स कर रहे हैं। हाउस होल्ड से सरकार और प्रोड्यूसर से सरकार करती है। अगर आपने कभी इसको नहीं दिया, नॉन कंप्लायंस किया, तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो टैक्स रेट्स एंड परचेजिंग पावर ऑफ हाउस होल्ड आपस में इनवर्सली रिलेट करते हैं। इन्फ्लेशन मतलब जब महंगाई बढ़ती है तो गवर्नमेंट अपने टैक्स रेट को बढ़ा देती है, इससे लोगों की परचेसिंग पावर कम होती है, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। वही डिफ्लेशन में इन्हीं टैक्सेस को कम कर दिया जाता है, आपकी परचेसिंग पावर एनहांस होगी और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन है तो टैक्स रेट बढ़ाया जा रहा है, परचेसिंग पावर कम हो रही है, एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है। डिफ्लेशन है तो टैक्स रेट कम करा जा रहा है, परचेसिंग पावर बढ़ रही है और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। Then comes public borrowing, मतलब वो पैसा जो कि गवर्नमेंट बोरो करती है पब्लिक से और एक पब्लिक डेट क्रिएट करती है। पब्लिक डेट और लिक्विडिटी आपस में इनवर्सली रिलेट करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? जब इन्फ्लेशन होगी तो सरकार जनरल पब्लिक से पैसा बोरो कर लेगी। मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग इसको ट्रेजरी बिल के नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट बोरोइंग के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने वहां पर एक कंसेप्ट पढ़ा था ओपन मार्केट ऑपरेशंस का। इसके अंदर ये करेगा, सोक करेगा लिक्विडिटी को। हाउस होल्ड के पास पैसा कम है, उन्होंने ज्यादातर पैसा सरकार को दे दिया, हेंस एग्रीगेट डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। डिफ्लेशन में सरकार वही उधार लिया हुआ पैसा वापस करने लग जाती है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी,
एग्रीगेट डिमांड बढ़ने लग जाती है। इन्फ्लेशन में हायर बोरिंग है, लिक्विडिटी कम है, एग्रीगेट डिमांड कम है। डिफ्लेशन में रीपे करेंगे बोरिंग, लिक्विडिटी ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने लग जाती है। देन बोरिंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट बोरो करेगी सेंट्रल बैंक से इन टाइम्स ऑफ नीड। बोरिंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक से हमारे जो लिक्विडिटी होती है और सेंट्रल बैंक जो है हमारा वो डायरेक्टली रिलेट करता है। इन्फ्लेशन के टाइम पर गवर्नमेंट रीपे करेगी इस मनी बोरो को सेंट्रल बैंक से, देयरफॉर ये इससे हमारे इकोनॉमी के अंदर जो खर्चे हैं वो कम करने लग जाएगी सरकार पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल बैंक को जो उधार लिया पैसा वापस कर देगी। गवर्नमेंट के पास पैसा कम हो जाएगा, जब सरकार के पास पैसा कम है तो अपने आप लिक्विडिटी कंट्रोल होने लग जाएगी और एग्रीगेट डिमांड कम होगी। वहीं डिफ्लेशन में गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से पैसा वापस से उधार पे ले देती है और इस पैसे को मार्केट में उतार देती है अलग अलग एक्टिविटीज पे। इससे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन, हमारे जो लिक्विडिटी इकोनॉमी में वो बढ़ने लग जाती है और इकोनॉमी के अंदर हमारे यहाँ पर डिफ्लेशन जो है कंट्रोल होने लग जाएगी। तो इन्फ्लेशन में रीपे करेंगे, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, फॉल होगा एग्रीगेट डिमांड में। डिफ्लेशन में बोरो करेंगे, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, राइज होगा एग्रीगेट डिमांड के अंदर। अब अगर हम बात करें अगले टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी में, तो ये कौन फ्रेम करता है? मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई फ्रेम करता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। बैंकिंग के वीडियोस में मैंने आपके साथ इसके ऊपर अच्छी खासी बात ऑलरेडी कर रखी है। दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव। क्या कहता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट? यहां पर हमारे पास दो तरह के रेट हैं, बैंक रेट और रेपो रेट। बैंक रेट में लोन जो ऑफर होते हैं सेंट्रल बैंक को कमर्शियल बैंक पे, वो बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के होते हैं। आपको जब इमीडिएट कैश रन चाहिए तो आप फटाफट जाके लोन ले लीजिए। वही रेपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन जो ऑफर होता है वो कोलैटरल सिक्योरिटी के साथ होता है। इसमें एक रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है, आज मैं तुम्हें सिक्योरिटी दे रहा हूँ, इस रेट पे तुमसे मैं वापस खरीद लूंगा। कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को सिक्योरिटी बेचता है और बाद में उसको रीपर्चेज करना होता है, उसको एक बाउंड होता है कि उसको इतने दिन बाद सिक्योरिटी को वापस से खरीदना पड़ेगा। अगर बैंक रेट और रेपो रेट को बढ़ाया जाए तो कमर्शियल बैंक अपने कैश रिजर्व को स्ट्रॉन्ग करने में लग जाएंगे। उन्हें पता है वो सेंट्रल बैंक के पास जाकर फटाफट से लोन नहीं ले सकते, उन्हें महंगा पड़ेगा। इससे उनकी एग्रीगेट डिमांड अपने आप गिरेगी। कैसे? क्योंकि वो ज्यादा लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अपना कैश रिजर्व को स्ट्रॉन्ग रखना है। लोन गिरेंगे और एग्रीगेट डिमांड भी गिरने लग जाएगी। वही डिफ्लेशन में हम लोग इसका रिवर्स कर देते हैं, बैंक रेट और रेपो रेट को कम कर देते हैं, बैंक्स ज्यादा लोन देने की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, बैंक्स की बैंक ज्यादा लोन देते हैं और एग्रीगेट डिमांड भी हम ज्यादा दे पा रहे हैं। डिटेल में मैं ऑलरेडी इसके ऊपर आपसे बात कर चुका हूं बैंकिंग वीडियोस में। राइज इन बैंक रेट या रेपो रेट एक वार्निंग सिग्नल की तरह काम करेगा कमर्शियल बैंक को। उनको अपना वॉल्ट कैश रिजर्व भी बढ़ाना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। जब डिफ्लेशन आएगी तो बैंक रेट रिड्यूस करेंगे वॉल्ट कैश को और क्रिएट करेंगे क्रेडिट को। राइज इन बैंक रेट और रेपो रेट इंक्रीज करता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन्स को, हेंस डिमांड फॉर लोन गिरने लग जाती है और इसी तरह इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं चेंज इन पॉलिसी रेशियो के बारे में, तो क्या है कैश रिजर्व रेशियो। क्रिएशन ऑफ रेट डिपेंड करेगा हमारे सीआरआर के ऊपर। जब सीआरआर हमारा बढ़ाया जाता है तो बैंक को ज्यादा रिजर्व्स क्रिएट करने पड़ते हैं, हेंस क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होती है। ऑन द अदर हैंड जब हम लोग वही सीआरआर को कम कर देते हैं तो हम लोग को कम रिजर्व क्रिएट करना है, हमारे क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ने का मतलब है हम ज्यादा लोन दे पाएंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। वहीं आता है एसएलआर। कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा एसएलआर में भी ब्लॉक करना पड़ता है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे काम करेगा। आप एसएलआर को बढ़ा दीजिए तो बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, बैंक लोन कम दे पाएंगे और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन में एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है, वहीं डिफ्लेशन में एसएलआर को कम करा जाता है, बैंक लोन ज्यादा दे पाते हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो मैंने अभी आपसे ऊपर बात करी, सरकारी सिक्योरिटी को आरबीआई बेचता खरीदता है। जब इन्फ्लेशन होती है तो गवर्नमेंट इस सिक्योरिटी को आरबीआई के थ्रू बिकवा देती है। बैंक्स भी अपना पैसा लगा देते हैं, लोग भी अपना पैसा लगा देते हैं। उससे क्या होता है, बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होती है, एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है। डिफ्लेशन में यही सिक्योरिटी आरबीआई वापस से परचेज कर लेता है, ज्यादा रेट पर परचेज करता है, तो इससे बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी दोबारा से बढ़ने लग जाती है, उनके पास मार्केट में अच्छा खासा पैसा आ जाता है। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में आते हैं 3 पॉइंट। पहला आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। यहां पर हम लोग स्पेसिफिक एरिया ऑफ इकोनॉमी को खाली टारगेट करते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है जब भी आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो उसका एक मार्जिन आपको देना होता है और बाकी का पैसा खुद बैंक आपको देगा। मतलब अगर मैं घर लेने गया जिसकी वैल्यू 50 लाख है तो उसका 20% 10 लाख मुझे देना है और बाकी का 90%
20% मुझे देना है, बाकी 80% जो है मतलब 40 लाख रुपए वो बैंक दे देगा। वही जब हम लोग की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आती है तो बैंक्स इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं। लेट अस उन्होंने 20 से 30% कर दिया, तो मुझे ज्यादा पैसा खुद की जेब से लगाना है। अगर मेरे पास उतना पैसा नहीं है तो मैं एग्रीगेट डिमांड को कम कर दूंगा, मतलब मैं घर को लेने का आइडिया छोड़ दूंगा। डिफ्लेशन के टाइम पे इन्हीं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को कम कर दिया जाता है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, यहां पर हम लोग कुछ कोटास फिक्स कर देते हैं। कोटा फिक्स करने का मतलब क्या है, हम एक कोटा फिक्स कर देते हैं कि बैंक सिर्फ इन कैटेगरी के लोगों को ही लोन देंगे। मतलब अगर इन्फ्लेशन चल रही है तो कंज्यूमर लोन कम दीजिए, प्रोड्यूसर लोन ज्यादा दीजिए। डिफ्लेशन चल रही है तो कंज्यूमर लोन्स को बढ़ा दीजिए। फिर आता है आखिरी पॉइंट, मॉरल सुएशन। सेंट्रल बैंक यहां पर एक प्रेशर क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक्स पे कि आपको हमारे डायरेक्शंस को मानना पड़ेगा, आपको हमारे अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अगर वो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो उनको धमकी दी जाती है कि आपको या तो डी लाइसेंस कर दिया जाएगा या आपके ऊपर कोई पेनल्टीज लगा दी जाएंगी। कमर्शियल बैंक को सारे के सारे डायरेक्टिव सेंट्रल बैंक के मानने ही पड़ते हैं। तो यहां पर आकर हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। हम लोगों ने उसके, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेट डिमांड वाला, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट और प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो अगर आपको ये सारे चैप्टर्स पसंद आए हो तो थैंक यू। समझने के लिए अच्छे से और पढ़ने के लिए अच्छे से वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारा चैनल। कोई भी डाउट्स हो तो आई एम वेटिंग फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूं मैं आपके साथ अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।